किशन भाई नमस्कार। निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिकों ने हमें इस लायक बनाया है कि हम हर व्यक्ति का पेट गेहूं की रोटी से भर सकते हैं। एक दौर था जब रिश्तेदारों के आने पे गेहूं की रोटियां बना करती थी। सुनहरा 64, निरमा रिजू, गेहूं की ऐसी किस्में थी जिनसे बहुत कम उत्पादन मिला करता था। आज हैं हम भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में और यहाँ के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। निश्चित रूप से हम जानना चाहेंगे कि गेहूं की विकास यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची। डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि जब हमारे घरों में मेहमान आते थे तो गेहूं की रोटी बनती थी। ये बात हम 1965 या उससे पूर्व की कर रहे हैं। हालांकि गेहूं का जो विधिवत अनुसंधान है भारत में 100 वर्ष से भी पुराना है और बहुत सी अच्छी किस्में, जिसमें NP4 नामक की किस्म थी जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से निकली थी और उसको गुणवत्ता के मामले में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे, वो सब विकसित हुई। लेकिन बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने के लिए जो देसी किस्में थीं, जिनमें खाद, पानी और अन्य चीज़ों के अनुरूप सहन शक्ति नहीं थी, वो गिर जाती थी, उत्पादन की क्षमता कम थी, तो ऐसा माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के ज़माने में मैक्सिकन जो बौनी किस्में हैं उनका आयात हुआ। 1800 कुंटल का बीज आया था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में लगा और अन्य कई जगहों पे लगाया था। उनका एक मिनी किट ट्रायल किया गया और उसके बाद सोनोरा 64 और लरमा रोहो नामक किस्मों का विकास हुआ। और एक ज़माना ऐसा भी था जब PL 480 के मध्य अमेरिका गणराज्य से गेहूं का आयात होता था और हम अपने देश का पेट भरने में सफल नहीं थे। लेकिन इन किस्मों के माध्यम से हमारा जो उत्पादन है, जो करीब करीब उस ज़माने में 11 मिलियन टन के आसपास था, वो बढ़ता गया और आज आप जानते ही हैं कि हमारा उत्पादन का अनुमान करीब द्वितीय अनुमान में 111 मिलियन टन का किया गया था। कालांतर में आप देखेंगी तो सोनरा 64 और लरमा रोहो के बाद कल्याण सोना, सोनालिका, ऐसी किस्मों का विकास विभिन्न संस्थानों से हुआ जो बहुत प्रचलित हुई। उसके बाद पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से WL 711 नामक किस्म का विकास हुआ। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से HD 2329 नाम की किस्म, जिसके जनक श्री VS माथुर साहब थे, वो बहुत प्रचलित किस्में रहीं। उत्पादन भी उनका 50-55 क्विंटल तक पहुंच गया। और आप देखेंगे कि जो एक अनुवांशिक विकास होता रहा उत्पादन में, तो हम 20-30 क्विंटल के औसत उत्पादन से 50 क्विंटल तक पहुंचे। उसके बाद 2285 आई और उसके बाद आप ये देखेंगे कि एक थोड़ा सा गैप आया बीच में। फिर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से एक किस्म आई PBW 343, जिसने उत्पादन में एक क्रांति की शुरुआत की, मैं ऐसा मानता हूँ। और उसके बाद तो इतिहास आप जानते ही हैं कि 2 ऐसी किस्में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से आई, जो जिनको हम HD 2967 और बाद में HD 3086, ये अब तक की सर्वाधिक सफल किस्मों में से एक थी। लेकिन फिर भी इनका उत्पादन की क्षमता 65 क्विंटल से ऊपर नहीं जा रही थी। तो ऐसा लोग बार बार ये कहने लगे थे कि शायद हम उस पीक पर पहुंच गए हैं जिससे ऊपर गेहूं का उत्पादन बढ़ाने की क्षमता शायद अब नहीं है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मैं इस बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि 1965 के उपरांत हरित क्रांति की शुरुआत जिस संस्थान से हुई थी, सिमिट जिसको कहते हैं, मैक्सिको में स्थित है, उससे और भारत के बीच लगातार समझौते होते रहे। उसके तहत जनन द्रव्यों का आगमन इस देश में होता रहा और फिर HD 2967 आई, 3086 आई और अब पिछले 2-3 वर्षों में एक नई किस्म जिसको हम DBW 187 कर्ण वंदना के नाम से जानते हैं, जिसने उस सभी गतिरोध जो उत्पादन में आ रहे थे उसको दूर करते हुए उत्पादन की क्षमता उसकी करीब 75 क्विंटल तक पहुंच गई। और आप जानते हैं कि ये न सिर्फ पूर्वी गंगा के मैदानों में, पश्चिमी गंगा के मैदानों में, बल्कि मध्य भारत के लिए भी संस्कृति इसकी कर दी गई है। और मैं बड़े विश्वास के साथ और आत्मविश्वास के साथ ये किस्म अब तक की भारत की सर्वाधिक सफल किस्म है। हमारा संस्थान लगातार शोध कर रहा। DBW 303 कर्ण वैष्णवी नाम की एक किस्म का विकास किया
जो उत्पादन के मामले में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसने कीर्तिमान नया स्थापित किया और इसका औसत उत्पादन 81.1 क्विंटल है और इसकी आनुवांशिक क्षमता 97 क्विंटल तक है। और इस बीच में गेहूं की यात्रा में, जैसा आपने जिक्र किया था, एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव महसूस किया मैंने कि पहले गुणवत्ता के आधार पर हम किस्मों का चयन नहीं करते थे, परंतु जब हमारा पास सरप्लस हो गया, और आप जानते हैं आज देश ऐसी स्थिति में है जहां बहुत से देशों को हम गेहूं का निर्यात कर रहे हैं, तो हमने गुणवत्ता पे भी विशेष ध्यान दिया। और हमारे भारत सरकार के और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम जिसमें उन्होंने कुपोषण मुक्त भारत की परिकल्पना की है, उसमें बायो फोर्टिफाइड किस्मों का बहुत विकास हुआ। और जिन किस्मों का अभी हाल फिलहाल के दिनों में विकास हुआ, जिनका मैंने जिक्र भी किया, उसमें और लौह की जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब। और आप ये मान के चलिए कि बिना किसी उपाय के अगर इन किस्मों का आटा बना के रोटी अगर खाते हैं, जो हमारे महिलाओं बच्चों में और आम तौर पे ग्रामीण जनमानस में आयरन जिंक की कमी होती है, उसको भी हम इसके माध्यम से दूर कर सकते हैं। एक और चीज़ जो बदलाव के तौर पे मैं देखता हूँ वो है हमारी किस्मों में प्रोटीन की मात्रा का अधिक होते जाना। शुरुआती दौर में जिन किस्मों का विकास हुआ था उनकी प्रोटीन की मात्रा 10% के आसपास थी, 10-10.5% के आसपास, परंतु आज हम कोई भी ऐसी किस्म नहीं संस्तुति करते हैं जिसका कम से कम 12% तक प्रोटीन ना हो। तो यूँ मानिए कि 2% प्रोटीन में भी इजाफा हमारी किस्मों में हुआ है। दूसरी बात एक है कि बहुत से इलाकों में जहाँ खेत अक्टूबर के माह में खाली हो जाते हैं, तो वहाँ गेहूं की बुआई नहीं होती थी, लोग इंतज़ार करते थे, क्योंकि उस वक्त तापमान थोड़ा सामान्य से ज़्यादा होता है कई क्षेत्रों में, तो उसमें फसल को नुकसान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक बदलाव ये हुआ कि हमने कई ऐसी किस्मों का विकास किया, DBW 327 और 332 के तौर पे, जो अक्टूबर के 15वें दिन से लेके और नवंबर के प्रथम सप्ताह तक आप लगा के मैक्सिमम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो संक्षिप्त में आप ये कह सकते हैं कि हम शुरू हुए थे जहाँ हमें पोषण की कमी थी, हमें पेट भरने की कमी थी, और आज की स्थिति में हर भारतीय बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हमारी किस्मों के माध्यम से हम न सिर्फ अपने देश की जनता का पेट भर रहे हैं, बल्कि आप यूँ समझिए कि विश्व के बहुत से ऐसे जनमानस हैं, देश हैं, जहां हम गेहूं का निर्यात कर रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी, लेकिन एक नई जो चीज़ है वो सामने आती है, जैविक और ऑर्गेनिक की। सरकार का भी जोर है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, वैज्ञानिक आयरन की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए, यानी कि लौह तत्व की कमी को पूरा करने के लिए भी किस्में बना रहे हैं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जैविक उत्पादन की ओर जाना, जो स्थिति आज श्रीलंका जैसे देशों की दिख रही है, निश्चित रूप से श्रीलंका में जैविक की तरफ जोर था और कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था के डगमगाने में उस चीज़ का भी चाहे थोड़ा योगदान है। तो जैविक की जो बात है, जब पोषक तत्वों की पूर्ति हमारी आधुनिक किस्में कर पा रही हैं, तो जैविक और आधुनिक किस्मों के बीच की ये जो खाई है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों को किस हद तक जैविक की तरफ जाना चाहिए, कितना जरूरी है और कितना आवश्यक है? देखिए, भारत सरकार का जोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैविक तरीके से न सिर्फ गेहूं बल्कि अन्य फसलों का भी उत्पादन हुआ। परंतु आपने ठीक ही कहा है कि श्रीलंका की स्थिति हमारे सामने है और हम बड़े अच्छे से देख पा रहे हैं कि वहाँ क्या आज हालात है। तो ऐसी स्थिति में मैं एक वैज्ञानिक के तौर पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गेहूं एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत इनपुट की आवश्यकता होती है। जैविक किस्मों का और जैविक पद्धति से खेती गेहूं की करने के लिए मैं पहाड़ी क्षेत्रों को बहुत उपयुक्त मानता हूं। हमारा जो पहाड़ का क्षेत्र है जहां गेहूं का उत्पादन होता है, वहाँ वैसे भी बहुत कम खाद की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो हम ऐसे एरिया को चिन्हित कर सकते हैं हिमाचल में, जम्मू कश्मीर के कुछ पहाड़ी इलाकों में या उत्तराखंड में, जहाँ हम जैविक किस्मों का विकास करें। दूसरी बात यह है कि जैविक पद्धति से उगाए गए गेहूं का मार्केट बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गेहूं का उत्पादन जैविक तरीके से होगा तो किसान को निश्चित तौर पे 20 से लेकर 25% तक उसके उत्पादन में कमी होगी। तो उसकी पूर्ति अगर अच्छे मार्केट के माध्यम से उसको मूल्य मिल जाए, ज़्यादा प्रीमियम प्राइस जैविक का, तब तो जैविक की बात समझ में आती है। हालांकि सरकार इस दिशा में बहुत प्रयास कर रही है और निश्चित तौर पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलेगा जिसमें जैविक को टैग करके सर्टिफाई करके बड़े बड़े
मॉल्स में और अर्बन एरिया में जो शहरी क्षेत्र है वहाँ बेचा जाएगा। परंतु आज की स्थिति में ऐसा मैं कह सकता हूँ कि मुख्य तौर पे भारत अभी निश्चित तौर पे इनऑर्गेनिक खेती की तरफ ही रहेगा और उत्पादन और जो हमारी जनसंख्या का ग्रोथ है उसको सामान्य करने के लिए हमें निश्चित तौर पे उत्पादन लगातार बढ़ाना है और वो इस माध्यम से ही सफल हो पाएगा। सुनने में आता है कि आने वाला कल मक्का का है, तो क्या वैज्ञानिक इस दिशा में मक्का की जो पोटेंशियलिटी है उसके अनुरूप गेहूं की ऐसी किस्में विकसित करने की दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या अनुसंधान चल रहे हैं? देखिए, मक्के का जो प्रोग्राम है वो हरियाणा में, पंजाब में और अन्य राज्यों में भी बहुत तेजी से लिया जा रहा है और सरकार प्रोत्साहन के तौर पे करीब 7,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को देती है। लेकिन मक्के और गेहूं में कोई कंपटीशन नहीं है। मक्का रिप्लेस करेगा तो अगर किसी फसल को तो वो धान को करेगा और ये तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक मक्के को उचित मूल्य बाजार में नहीं मिल पाएगा। अभी क्या है कि इन क्षेत्रों में बासमती की खेती की जाती है और बासमती का रेट करीब आप यूँ मानिए कि 2800 रुपये से लेके 3800 रुपये के बीच फ्लक्चुएट करता है। उतना मक्के के लिए फिलहाल तो कोई मुझे स्थिति दिखती नहीं है। हालांकि जो जल की कमी हो रही है, भूजल की कमी हो रही है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पे इन क्षेत्रों में जहां धान एक फसल नहीं रही थी इतिहास में, वहां हमको इस बारे में सोचना तो अवश्य पड़ेगा। परंतु मक्का तब तक किसान नहीं अपना पाएगा जब तक उसको मूल्य का मतलब लाभ ना मिले। तो मैं ऐसा मानता हूँ मक्का एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा किसान को किसी किस्म का नुकसान न हो। तो किसान भाइयों, आपने गेहूं की विकास यात्रा पे ली जानकारी। गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी ने आपको दी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। निश्चित रूप से आप इनकी जानकारी से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।